So let's start the first chapter of the third unit, which is the cell, the unit of life. Unit of life. अब बच्चों आपने अपने चारों तरफ बहुत सारी चीजें जो हैं वो देखी हैं, तो मैक्सिमम चीजें जो आपने देखी वो आपने दो प्रकार की चीजें देखी, नॉन लिविंग एंड लिविंग. Different kinds of non-living things and different kinds of living things. क्या आपने कभी सोचा what is the difference in between them? कल के लिए आप बच्चों के लिए भी होमवर्क है ये, आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना है नॉन लिविंग और लिविंग चीजों के बीच में, एंड हाउ दे आर डिफरेंट. क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ दे आर डिफरेंट. क्या कारण है जिसकी वजह से जो है वो कुछ चीजें जो है वो लिविंग है और कुछ चीजें जो है वो नॉन लिविंग है. व्हाट मेक देम डिफरेंट टू फ्रॉम ईच अदर. तो हम लोग देखते हैं जब हम लोगों ने नॉन लिविंग थिंग्स को और लिविंग थिंग्स को बड़े हम लोगों ने ध्यान से देखा, तो वी फाइंड आउट दैट इन केस ऑफ लिविंग थिंग्स द बेसिक यूनिट व्हिच इज नोन एज द सेल. जो सेल है that perform all the activity, living activity which is performed by an individual, that is the cell. Such type of structure they are not present in the non-living. इस प्रकार के स्ट्रक्चर जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में नहीं पाए जाते हैं. तो जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ which is known as the cell, that make the difference in between the non-living and living. Now this the organism है, they are of बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आप लोगों ने देखे हैं. These organism they are the single cell or they are formed of a number of cells. बहुत सारे सेल्स जो हैं वो इसके बीच में है. Many cells, many cell organism. The organism which are formed of single cell, they are known as the unicellular organism. हम उनको क्या बोलते हैं? Unicellular and multicellular. And multicellular. They are known as a unicellular and multicellular organism. Okay, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे आपने छोटी क्लास में जो है वो अमीबा के बारे में पढ़ा होगा, लीना के बारे में पढ़ा होगा, पैरामीशियम के बारे में पढ़ा होगा. These are the unicellular organisms. And multicellular organism, the maximum of the organism they are multicellular. A number of cells they are present in the other organism. वो क्या है? वो सारे के सारे जो है वो multicellular organism. Now अब बात आती है कि ये सेल क्या होती है. आपने इन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा होगा, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे. अभी आपके लिए इतना ही. नो, व्हाट इज अ सेल? ये सेल क्या है? सेल क्या होती है? देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो एक कम से कम उस ऑर्गेनिज्म के बीच में वो एक पूरा सेल जो है वो होना चाहिए और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो सारी उस सेल के बीच में होनी चाहिए. तभी वो सेल जो है वो लिविंग होता है, तभी वो सेल जो है वो काम कर सकता है. तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द सेल, जिसको हम लोग ऐसे बोलेंगे, जैसे हम लोगों ने आपने भी सुना होगा, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज द सेल. जो लाइफ की जो बेसिक यूनिट है, the life exists in a basic unit, it means that वो लाइफ किसी के बीच में है, वो सेल के बीच में एग्जिस्ट करती है. और दूसरी सेकंड कि सेल दैट कैन हैव इट्स ओन स्ट्रक्चर. इस सेल का जो है वो अपना एक स्ट्रक्चर है.
प्लांट सेल होते हैं, एनिमल सेल्स होते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हर एक टाइप के सेल का जो है वो अपना स्ट्रक्चर है। अमीबा का अपना सेल है, उसका अपना स्ट्रक्चर है, ग्लीना का अपना है, ठीक है। तो हम लोग इन दो चीजों से जो सेल की डेफिनेशन निकल करके आ रही है, दैट इज द सेल इज द स्ट्रक्चर एंड और जो बेसिक यूनिट जो है जिसका एक अपना स्ट्रक्चर है। एंड सबसे बड़ी बात है ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो बेसिक यूनिट है, ये फंक्शनल है, ये फंक्शनल है, ये सेल काम करती है, ये ग्रो करती है, ये फंक्शन इस फंक्शन डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन जिसमें एक ग्रो करती है, रिप्रोडक्शन करती है। there are the other kinds of metabolic activity that takes place that occur in this cell। इस सेल के बीच में और बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो होती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो सेल है ये वही एक बेसिक यूनिट है जिसका एक अपना स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर जो है वो क्या करता है, काम करता है। तो इसी चीज से जो है वो सेल की डेफिनेशन निकल करके आती है कि a cell is a basic unit of life that can have its own structure and function, कि जिसका अपना स्ट्रक्चर होता है और जो काम करती है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आवर सेल। सेल की जो है वो ये डेफिनेशन है। A cell is fundamental structure and basic functional unit of living organism। ये जो सेल जो है वो ऑर्गेनिज्म की जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट, ये डेफिनेशन है हमारी सेल की। सभी बच्चों को पता लग गया। नाउ दिस सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, कुछ एक साइंटिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। रॉबर्ट हुक नाम सुना है? इसने जो था वो सेल को डिस्कवर किया था। कहां पर डिस्कवर किया था? सेल को डिस्कवर किया था इसने कॉर्क के बीच में। अब ये कॉर्क क्या होता है? जो हमारे पेड़ होते हैं, आपने बड़े बड़े पेड़ों के चारों तरफ हो जो बाहर छाल लटकी हुई, जो वो आपको लूजली अरेंज्ड जो बहुत सारे इस प्रकार से जो सेल्स उस पेड़ों के, बड़े पेड़ों के चारों तरफ देखने को मिलते हैं, उसको हम लोग कॉर्क बोलते हैं। ठीक है, हमारी लैब में भी आता है, बोटल्स के जो ढक्कन आते हैं, कुछ एक पेड़ ऐसे होते हैं, जैसे क्यूरेकस सुबेरस नाम का एक पेड़ है, उसके बीच में बहुत बड़ा मोटा जो है वो कॉर्क पाया जाता है। ये डेड टिश्यू होते हैं प्लांट के चारों तरफ, वो डेड टिश्यू जो होते हैं बड़े मोटी मात्रा में वो प्रेजेंट होते हैं। तो उसके बीच में जो था, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इस सेल को, सेल क्या, सेल मतलब सेल का मतलब होता है चैम्बर। इस प्रकार से चैम्बर जो है वो उसने बने हुए देखे रॉबर्ट हुक ने, उसको लाइक दैट ऑफ द, के जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके बीच में इस प्रकार की बनावट होती है, वैसी ही बनावट उसने इस कॉर्क के बीच में देखी थी। देन ही नेम्ड दैट सेल, उसने जो था वो इसको सेल बोला। और फिर एंटन वॉन लीवनहर्स्ट ही डिस्क्राइब्ड द सेल। उसने अमीबा को फाइंड आउट किया था, अमीबा के बीच में उसने देखा सेलुलर और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो थे, ही फाइंड आउट दैट। तो एंटन वॉन लेवनहॉक Anton von Leeuwenhoek, he described the cell, उसने जो था इस सेल को डिस्क्राइब किया। एंड न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन, he discovered the nucleus। हम साथ साथ में बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम भी पढ़ेंगे, उन साइंटिस्ट ने कौन कौन सा काम जो है वो किया। ओके, तो दिस इज द सेल के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा, सेल क्या होती है हमने इसको जाना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज द सेल। नेक्स्ट टॉपिक है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी। नाउ दो साइंटिस्ट हुए, 1838 और 1839 की बात है, 1838 एंड 1839। एक था स्केल्डन एंड सचवान। कौन से दो साइंटिस्ट हुए? स्केल्डन एंड सचवान। स्केल्डन एंड सचवान। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। स्केल्डन, he is a German scientist,
इन्होंने एंड ही स्टडी द प्लांट्स, इसने प्लांट के बीच में जो था वो सेल स्टडी, एंड अनदर वन इज द सचवान, he study he is a British scientist, he England का scientist था, and he studied the animal cell at different, हर एक जगह पर जो था उन्होंने अपनी अलग अलग जगह के बीच में जो है वो प्लांट्स, इसने जर्मनी में की, इसने जो था वो इंग्लैंड के बीच में जो था वो एनिमल सेल के ऊपर काम किया। तो स्किल्डन ने जो था वो फाइंड आउट किया कि प्लांट सेल के ऊपर काम किया, एंड ही फाइंड आउट दैट these cells, they are plants, they are formed of a number of cells, different kinds of cells they are present in the plant। उसी प्रकार से सचवान ने क्या फाइंड आउट किया कि जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके चारों तरफ एक दे आर कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, हालांकि मेम्ब्रेन ही नहीं उसने बोला, उसने एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बोला जिसको हम आजकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिसको हम लोग आजकल क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेटर ऑन द फाइंडिंग ऑफ दीज टू साइंटिस्ट, इन दो साइंटिस्ट ने जो भी फाइंडिंग जो थी वो की, उसको जो था इस चीज का नाम दिया गया, that are summarized and they are known as the cell tube। What are those findings? इन लोगों ने जो काम किया उनकी क्या फाइंडिंग जो थी वो निकल करके आई, वो फाइंडिंग थी, अब हम इनको इसमें दो पॉइंट्स के बीच में इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे कि सचवान ने फाइंड आउट किया था कि प्लांट जो होती है उनकी चारों तरफ जो है वो सेल वॉल पाई जाती है, बट सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दे आर नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। बहुत सारी फाइंडिंग की, फिर इन फाइंडिंग को जो हमने समराइज किया और उसको उन पॉइंट्स को हम लोगों ने क्या नाम दिया, सेल थ्योरी। वो पॉइंट्स क्या थे, उसमें पहला पॉइंट था कि जो और ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दे आर फॉर्म्ड ऑफ सेल्स। इन पॉइंट्स को आप अपनी बुक में देख सकते हैं। दे और ऑर्गेनिज्म बोला, इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, सारे के सारे जो है किस चीज के बने हुए हैं, सेल्स के ही बने हुए हैं। एंड सेल्स इज द मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसने दूसरे बोला कि हम लोग इसने जो बात की दूसरी कि सेल के बीच में हम, इसने जो बोला सचवान ने कि कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, तो इसने बोला वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जहां होती हैं वो होती हैं प्रोटोप्लाज्म के बीच में। तो जो सेकंड पॉइंट है कि जो प्रोटोप्लाज्म है, और बहुत तरह से इसको लिख सकते हैं, इज द साइट ऑफ ऑल साइट ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी। प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेल के बीच में वहां पर जो है वो सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, एंड इट इज अलाइक, एक जैसा है इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। जो दोनों जगह जो है वो क्या होगा, एक जैसा होगा विदाउट एनी डिफरेंस, प्रोटोप्लाज्म। और थर्ड इन्होंने जो पॉइंट बोला कि all cells they are alike in structure and activities, unable and मतलब इन्होंने जो थर्ड पॉइंट मैंने यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया, प्रोटोप्लाज्म इज द साइट ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, एंड इन्होंने थर्ड पॉइंट जो था वो all cells are alike। सारे के सारे सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के बीच में, मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे हम लोग सेल जो है वो आगे चल के हम अलग अलग प्रकार के पढ़ेंगे, लेकिन वो अगर एक जैसे हैं वो किसके लिए हैं, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, ये बेसिक स्ट्रक्चर के बीच में वो सारे के सारे एक जैसे हैं। बेसिक स्ट्रक्चर अगर हमने लिखना कि सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के बीच में साइटोप्लाज्म है, सेल के बीच में न्यूक्लियस है, इस तरह के बेसिक स्ट्रक्चर सेल ऑर्गेनल्स वो सभी सेल्स के बीच में पाए जाते हैं, तो वो सारे के सारे क्या हुए, बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, तो सेल्स, ऑल सेल्स दे आर अलाइक इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन जो दे आर अनेबल टू नॉट टू एक्सप्लेन, क्या ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो नए सेल हैं वो कहां से आते हैं।
they are unable to explain that from where the new cells are coming from. Point to be noted, ये एक वो limitation रह गई कि they are unable to explain about the new cells, कि कहाँ से जो है वो नए सेल जो हैं वो आते हैं। तो इस चीज को एक्सप्लेन किया एक और साइंटिस्ट विच इज नोन एज रोडोल्फ वर्चू। रोडोल्फ वर्चू, he explained a term, उसने एक टर्म दी हम लोगों को, ओमिनस, एग्जाम में पूछी जाती है, सेलुला ई सेलुला। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो न्यू सेल्स होते हैं, ये टर्म आप लोगों ने जरूर लिखनी है। इसका मतलब हुआ ये वो किसने बोला, रोडोल्फ वर्चू ने बोला कि जो न्यू सेल्स होते हैं दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जो पहले से सेल्स होते हैं उन्हीं से जो है वो नए सेल का निर्माण होता है। न्यू सेल्स दे अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका ये जो टर्म दी इसमें ओमिनस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब हुआ न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो सेल्स पहले से हैं उन्हीं से जो है वो नए सेल्स की उत्पत्ति होती है। एंड देन ये टर्म रोडोल्फ वर्चू ने जब फाइंड आउट किया, ये वाली जो चीज को एक्सप्लेन किया, उसके बाद सेल थ्योरी इज मॉडिफाइड इनटू, इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट आप दूसरी बुक्स में देखने को मिलेंगे, आपके एनसीईआरटी की बुक में इतने पॉइंट्स नहीं है। दिस सेल थ्योरी इज नोन एज द सेल डॉक्ट्राइन। इसी को क्या बोला गया, फर्क कोई नहीं है, वो 1 2 3 पॉइंट जो है वो वही चलेंगे जो हमने सेल थ्योरी में किए थे। आप इसमें 4th पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं कि सेल डॉक्ट्राइन के बीच में जो न्यू सेल, जो मैंने लास्ट में रोडोल्फ वर्चू के द्वारा दिया गया था, वो आप न्यू सेल्स arise from pre-existing cells, और अगर आप दूसरी बुक, वैसे आपके एनसीईआरटी की बुक में इस चीज के बारे में नहीं दिया हुआ है कुछ भी, मगर आप दूसरी बुक्स को जब स्टडी करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट आपको मिलेंगे। लेकिन आप लोगों ने फिर भी ये कम से कम ये 4 पॉइंट जो बेसिक पॉइंट हैं सेल थ्योरी के, और उसकी लिमिटेशन क्या थी, और सेल डॉक्ट्राइन ने उस चीज को जो था वो एक्सप्लेन किया, ये आप लोगों ने जरूर जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करना है इस चीज को। ओके, अंडरस्टैंड नाउ? यस सर। नेक्स्ट जो टॉपिक है, थोड़ा सा टॉपिक है ये, ज्यादा नहीं है, हम इसको जो है एन ओवरऑल व्यू ऑफ सेल, कि अगर हम लोगों ने सेल का ओवरऑल व्यू जो है वो देखना है कि सेल जो है वो कैसे, क्या हम लोग ओवरव्यू ऑफ सेल, इसमें लिखने को बात कुछ नहीं है, सिर्फ समझने को ही बात है कि एक जर्नल का जो सेल होता है, जनरली कोई भी सेल होता है, उसके चारों तरफ जो है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। एंड दीज सेल्स आर यूनिसेलुलर, ये सेल यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, और ये प्लांट सेल और एनिमल सेल भी हो सकते हैं। इफ दे आर द प्लांट सेल, देन अ हार्ड कवरिंग इज प्रेजेंट अराउंड द होल ऑफ द सेल व्हिच इज नोन एज द सेल वॉल। मैं जनरल सेल वॉल, सेल जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है यहाँ पर, कि अगर ये प्लांट सेल है तो इसके चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग जो है वो पाई जाती है, उसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। इन स्पाइट ऑफ द प्लांट सेल, कुछ और सेल भी होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, उसके सेल के चारों तरफ भी सेल वॉल पाई जाती है, या फिर बैक्टीरिया जैसे फंगस है, उसके भी चारों तरफ सेल वॉल जो है वो पाई जाती है, या फिर और इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म हम पढ़ेंगे जिनके चारों तरफ सेल वॉल पाई जाती है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, बोथ एनिमल एंड प्लांट दोनों जगह पर जो है वो सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, और जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्ट जो है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन ही पर। इसके बाद इसके बीच में जो एक जेल लाइक मटेरियल व्हिच इज प्रेजेंट
inner to the cell membrane is known as a protoplast. क्या बोलेंगे उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। ये प्रोटोप्लास्ट दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। साइटोप्लाज्म, आपने कंफ्यूज नहीं करना है, छोटी क्लास में अभी तक आपने ये नहीं चीज आपने साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट कई बार एक ही चीज समझ लेते हैं। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म हम इनको दो चीजों को अलग अलग कर देते हैं कि सेल के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है। ओके, तो जो न्यूक्लियस से लेकर के जो जेल लाइक मटेरियल सेल मेम्ब्रेन तक पाया जाता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और जो लिक्विड ऐसा ही जेल लाइक मटेरियल, सेमी लिक्विड जेल लाइक मटेरियल व्हिच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज नोन एज अ न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे उसको? न्यूक्लियोप्लाज्म का। एंड collectively both they are known as a protoplasm. So there are the different kinds of organelles, membrane bonded organelles which is present in the eukaryotic cell. अब हम सेल दो तरह के सेल्स हम लोग पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके बीच में जो है वो न्यूक्लियस पाया जाता है। क्लियर कट न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में पाया जाएगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स के बीच में न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। इन द अब हम इस तरफ आते हैं। पहले इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स इसके बीच में डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। क्या टर्म यूज करेंगे कि जैसे इसके बीच में भाई क्लोरोप्लास्ट है, प्लांट सेल है, तो इसके बीच में माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स हैं, इस प्रकार लाइसोसोम गोल्जाई बॉडीज होती हैं, गोल्जाई बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ एंड रफ। तो इस प्रकार से बहुत सारा स्ट्रक्चर जो यूकैरियोटिक सेल के बीच में पाए जाते हैं, दे आर कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन। Such type of structure they are absent in the prokaryotic membrane bonded structure, they are absent in the prokaryotic cell. तो prokaryotic cell के बीच में क्या क्या नहीं हुआ? वे एक तो न्यूक्लियस नहीं हुआ और दूसरे क्या कि membrane bonded structure they are absent। कोई भी ये चीजें जो है वो नहीं। लेकिन कुछ एक स्ट्रक्चर ऐसे भी सेल्स के बीच होते हैं, they don't have the membrane around them। पॉइंट टू बी नोटेड। वो स्ट्रक्चर क्या क्या है? दो। एक होंगे वो राइबोसोम। क्या होंगे? राइबोसोम। जो राइबोसोम है ऐसे हम लोग बोल देते हैं, दे डोंट हैव मेम्ब्रेन अराउंड देम। पर राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक, अगर मेम्ब्रेन नहीं है ना तो इसलिए ये स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों जगह पर जो है ये जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो पाए जाएंगे। अंडरस्टैंड? चलो ये भी बात हो गई। एंड देन उसके बाद एक और स्ट्रक्चर होता है विच इज नोन एज द सेंट्रियोल। क्या होता है? सेंट्रियोल इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। कहाँ होता है? सिर्फ एनिमल सेल के बीच में होता है एंड इट इज अगेन मेम्ब्रेनलेस। इसके चारों तरफ भी हुई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। पॉइंट टू बी नोटेड। पर ये स्ट्रक्चर ना तो प्रोकैरियोटिक में होगा ना तो ये प्लांट सेल के बीच में। अंडरस्टैंड? ओके। अब प्रोकैरियोटिक सेल भी हो गया, यूकैरियोटिक सेल। हाँ, न्यूक्लियस की बात करते हैं। इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बीच में क्या पाया जाता है? क्रोमेटिन मटेरियल, यानी कि जिसको हम बोलते हैं डीएनए। डीएनए न्यूक्लियस के बीच में होता है और इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स के बीच में सेंटर में इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बीच में पाया जाता है। डीएनए फ्री ऐसे ही पड़ा हुआ। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल दे आर नॉट कवर्ड बाय एनी काइंड ऑफ मेम्ब्रेन। तभी तो हम बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में भी डीएनए नहीं हो। डीएनए होगा पर उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होगी, तभी वो प्रोकैरियोटिक सेल उसको बोला जाता है। इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल जो डीएनए होता है दैट इज कवर्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये भी हो गया। नाउ द सेल, देयर आर द डिफरेंट
types of cell depending upon their shape and the size भी the cells of the variable shape. हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सभी cells का जनरल स्ट्रक्चर तो एक जैसा होगा, लेकिन उसकी जो they are the variable in their shape and size. ठीक है, आपकी बुक में या आपने दूसरी बुक से हेल्प से ये फाइंड आउट करना है कि जैसे हम लोग लार्जेस्ट सेल जो है वो किसको बोलते हैं, और जो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है दैट इज द लार्जेस्ट सेल. ह्यूमन बीइंग के बीच में जो नर्व सेल होता है वो सबसे बड़ा होता है. ठीक है, आरबीसी जो है वो हम लोग अभी मोनिका मिशन मांग रही है इस वक्त एडमिट होने की, क्लास खत्म होने वाली है अभी तो एंड देन हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो हमने लार्जेस्ट सिंगल सेल की अगर हम लोगों ने बात की तो हमने बोला एग ऑफ द ऑस्ट्रिच. जो एग जो है वो ऑस्ट्रिच का वो सबसे बड़ा है, और हमने सबसे छोटे सेल्स की बात की ह्यूमन बीइंग के बीच में, तो वो किस चीज की बात की, हमने रेड ब्लड कॉर्पसल की बात की. दे आर ऑफ द डिफरेंट शेप्स. सेल्स जो है वो मतलब वेरिएबल इन शेप हमने पहले ही बोला. तो आप लोगों ने एक लिस्ट जो है वो जरूर बनानी है. मैं कल आपके लिए होमवर्क भी है, ये होमवर्क 2 हो गया आपके लिए. एक तो जो मैंने पहले दिया और दूसरा आप प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बीच में भी डिफरेंस हमने कल वैसे हमें, अच्छा इसको रहने देना, भी बाद में पढ़ेंगे हम लोग. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को पहले स्टडी कर लेते हैं डिटेल में, उसके बाद हम इसके बीच में जो है वो हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर उसको डिस्कस करेंगे. लेकिन आपने एक लिस्ट बनानी है जो अभी मैंने आपको काम दिया कि लार्जेस्ट सेल कौन सा है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, उसके बाद ह्यूमन बीइंग के बीच में लार्जेस्ट सेल कौन सा है, ह्यूमन बीइंग के बीच में स्मॉलेस्ट सेल्स कौन सा है. इस प्रकार से आप थोड़े बहुत ये जानकारी इकट्ठा कर करके जो है वो आप इसको बनाएंगे. अंडरस्टैंड? तो कल हम लोग दिस इज ऑल अबाउट, ये सारा आज के लिए जो है वो इट्स अनफ आपके लिए. आप थोड़ा सा इसको स्टडी करेंगे. कल हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के जो है वो स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे. ठीक है, ओके. तो आज की मीटिंग अब एंड मीटिंग कर लेते हैं. ओके, जल्दी से बैठ जाया करो टाइम का आके.